नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम योगी कल से बिहार में जनसभाएं करेंगे। कल बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। बिहार की दानापुर और सहरसा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सहरसा और दानापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, कितने बजे मुख्यमंत्री बिहार के लिए रवाना होंगे और क्या कार्यक्रम उनका रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से बिहार में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे और जो उनकी सबसे पहली जनसभा होगी वो 11:45 पर होगी और ये नामांकन जनसभा है। ये प्रत्याशी रामकृपाल यादव हैं, दानापुर विधानसभा क्षेत्र है और यही दानापुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन होगा और उसके बाद जनसभा होगी। रामकृपाल यादव के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे दानापुर विधानसभा सीट पर और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगली जनसभा 1:50 से 2:25 तक होगी। ये सहरसा विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आलोक रंजन, इनके पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार से भारी डिमांड है। 24 से ज्यादा जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार के चुनाव के पहले चरण में प्रस्तावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल से जनसभाओं की शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लखनऊ से 11:25 पर निकल जाएंगे और पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे जनसभाओं को संबोधित करके लखनऊ वापस आ जाएंगे। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ में सीएम योगी ने एक बार फिर अपराधी माफियाओं को चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी। जो जिस भाषा को समझेगा सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बेटियों की छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। सीएम योगी ने इस दौरान एसपी पर भी निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, योजनाओं को लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा था। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। अब वो भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। त्योहारों पर गड़बड़ी करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। गड़बड़ी की कोशिश की तो सलाखों के पीछे भेजेंगे। पर्व और त्योहार उमंग और शांति से मनाएं, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से खबर, जहां पर हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो,
रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर एसटीएफ ने छापा मारकर नकली खाद का बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया। हजारों कट्टे नकली खाद और डीएपी बरामद की गई, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। जिला कृषि अधिकारी और तहसीलदार की मौजूदगी में गोदाम को सील किया गया। मुख्य आरोपी राहुल सिंगल को टीम ने हिरासत में लिया है। यह गिरोह लंबे समय से आगरा और राजस्थान समेत कई राज्यों में नकली खाद बेच रहा था। मुरादनगर के बीएसएनएल चौक बंबा रोड पर कार्रवाई की गई है। हरदोई के रानीखेड़ा गांव में भीषण आग लग गई। कई घरों को आग ने चपेट में ले लिया। आग की लपटों और धुएं से गांव में अफरा तफरी मच गई। घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राहत देने का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद से खबर है, कच्चा बनियान गैंग की दहशत। हथियारों से लैस बेखौफ बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। लूट के इरादे से गांव में आए थे बदमाश। कुंदरकी थाना क्षेत्र के मोहनपुर की यह घटना है। तो सीसीटीवी में कैद हुए हैं हथियारों से लैस बदमाश। कच्चा बनियान गैंग की यह दहशत है। हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। यह गिरफ्तारी थाना सुरसा पुलिस की सक्रियता से की गई है। ये आरोपी लंबे समय से फरार थे और कई गंभीर अपराधों में शामिल थे। पुलिस को एक कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था 4 व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें 2 वांछित अभियुक्त जिनके नाम मोहित उर्फ लुक्का पुत्र विपिन और विशाल पुत्र रामू ये रहने वाले ओमपुरी थाना कोतवाली देहात के थे और इन पर 25-25 हजार के इनाम भी थे। इनको थाना सुरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वाराणसी पुलिस ने 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। शातिर डेयरी की आड़ में बिहार में तस्करी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लंका थाना क्षेत्र का यह मामला है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में गो तस्करी से संबंधित अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पूर्व में एक गो तस्करी का मुकदमा थाना लंका पे दर्ज हुआ था, जिसमें भारी संख्या में गोवंश बरामद किए गए थे। उसी से संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद ये उन पर इनाम भी घोषित था। ये कुल 6 अभियुक्त थे। एक सराहनीय कार्य करते हुए थाना प्रभारी लंका हैं के नेतृत्व में 6 अभियुक्तों को जो 25,000 के इनामिया थे, एक साथ पहले 2 की गिरफ्तारी इसमें हुई, फिर उन्हीं की निशानदेही पे आज सुबह 6 की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। जो पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगह छापेमारी की है। बरखेड़ा थाना इलाके के दौलतपुर पट्टी गांव में छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में नकली मिठाई जब्त की गई। सोन पापड़ी का सैंपल लिया गया और करीब 500 किलो सोन पापड़ी मौके पर ही नष्ट कराई गई। विभाग अभी तक 20 सैंपल ले चुका है, जबकि करीब 850 किलो मिठाई, छेना, रसगुल्ला, सोन पापड़ी और अचार नष्ट कराया गया है। 8 तारीख से हमारा अभियान चालू हुआ था आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर, और लगभग पूरा ज़िला हम लोग कवर करते हैं, तो रूरल भी और अर्बन एरियाज़ भी। उसमें छोटी दुकानें भी कवर की जाती हैं और बड़ी भी कवर की जाती हैं। तो अभी तक 20 सैंपल 8 तारीख से अभी तक हम लोगों ने इस ड्राइव में कलेक्ट किए हैं, और जहां पर संदेहास्पद सामग्रियां पाई गई हैं उनमें मिठाई है, अचार है, छेना रसगुल्ला वगैरह है, सोन पापड़ी है। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम को मौके पर भारी मात्रा में
केमिकल से तैयार किया जा रहा नकली दूध मिला। तहसील खुर्जा क्षेत्र के डाबर गांव में हुई कार्रवाई में करीब 20 कुंटल नकली दूध बरामद किया गया। साथ ही पनीर और मिलावट में इस्तेमाल हो रहे केमिकल भी जब्त किए गए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, डाबर गांव में आज छापेमारी हुई है, किस तरह का माल बरामद हुआ है? देखिए, ये पनीर फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर दो। तो यहाँ पर दूध में रिफाइंड ऑयल और ये है SMP जो है इनका, इसको मिलाकर ये लोग पनीर तैयार कर रहे थे। लगभग रात में तैयार किया हुआ कुछ पनीर भी यहाँ पर मौजूद है और 20,000 लीटर के आसपास का दूध इन्होंने मंगा रखा है। इसमें रिफाइंड ऑयल मिला रखा है और कुछ SMP। बागपत में कलयुगी पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया। सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और सास को गिरफ्तार किया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि मृतक दामाद के अपनी सास के साथ अवैध संबंध थे। इसका वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। प्लॉट के पैसे को लेकर भी इनके बीच विवाद चल रहा था। उसी को लेकर पत्नी और सास ने पहले तो दामाद की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद शव को फांसी पर लटका दिया। मामला थाना बिनौली क्षेत्र के जीवाना गांव का है। जनाब 12 अक्टूबर 2025 को वादी ने थाना बिनौली में आकर सूचना दी कि उसके बड़े भाई सोनू की गला दबाकर हत्या और उसके फांसी का रूप देकर उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया है, जिस पर थाना बिनौली द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को मृतक की सास व उसकी पत्नी को हिरासत मिलेगा। मृतक की सास सरोज द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह मूलतः मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। प्रयागराज की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुई मारपीट और बमबाजी की जांच शुरू हो गई है। मामले के PUC छात्रावास का है, जहां पर वैध और अवैध तरीके से रह रहे छात्रों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस बल के साथ चीफ प्रॉक्टर के PUC हॉस्टल का निरीक्षण किया। छात्रावास में रहने वाले छात्रों का सत्यापन किया गया। हॉस्टल के निरीक्षण में कई छात्र ऐसे मिले जिनका एडमिशन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। जल्द ही अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हॉस्टल से निकाला जाएगा। नए सिरे से हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। PUC हॉस्टल में वार्डन और सुपरिंटेंडेंट इस समय नहीं है और हॉस्टल में जितने लड़के हैं इसमें कुछ लड़के तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लीगल स्टूडेंट हैं लेकिन हॉस्टल के लीगल स्टूडेंट नहीं हैं और कुछ लड़के न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं न हॉस्टल के हैं। इन दो ग्रुपों के बीच में अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रही। अब इसे लीगलाइज किया जाएगा। जो लीगल स्टूडेंट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उनकी एडमिशन प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी की जाएगी। उनको कहा गया कि यदि वो फीस नहीं जमा करते, एडमिशन नहीं लेते हॉस्टल में, तो हॉस्टल दिवाली बाद हम खाली कराएंगे। योगी सरकार में पिछले 8 साल में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया है। साल 2017 के बाद से अब तक 256 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर किया है। इसको लेकर यूपी के DGP ने बताया कि प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस नीति का कड़ाई से पालन हो रहा है। लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में युक्त हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। छोटे से छोटे अपराध पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, FIR दर्ज होती है। उसके अपराधियों को डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविजंस इन द लॉ उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको सजा दिलाई जाती है। और अरेस्ट करते समय अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है। उद्देश्य में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जीरो टॉलरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अपराधियों के मन में जो भय व्याप्त है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो हाल ही में NCRB के आंकड़े जारी हुए उसमें आप कोई भी आप जघन्य अपराध ले लीजिए, आप हत्या का अपराध ले लीजिए। नॉर्मली हत्या के अपराध के बारे में माना जाता है कि कभी भी किसी भी काल में उसको छिपाना बड़ा मुश्किल है, उसको मिनिमाइज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अपराध में भी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है।
जो रेट ऑफ क्राइम है हत्या का, वो उत्तर प्रदेश उसमें 30वें स्थान पर है। यानी कि 29 प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर हत्या का दर वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। सरकार की तरफ से जारी किए गए एनकाउंटर के आंकड़े पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आंकड़े डराने के लिए जारी कर रही है। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो इनकाउंटर कर देंगे, उसका भी, अखिलेश दुबे का भी देख लेना आप। हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। जौनपुर में 8-10 पुलिस के लोग जेल गए हैं, जेल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वे लगातार चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2027 में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बनेगी। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है और आदेश दिया है कि महिला जो मतदाता हैं उनकी पहचान को देखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ही उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इसकी आड़ में केवल लोगों की तुष्टीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि प्रदेश से उनकी जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में आने वाली है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। मंत्री संजय निषाद का आजम खान के सुरक्षा न लेने पर बयान सामने आया। संजय निषाद ने कहा कि सुरक्षा सरकार देती है तो सुरक्षा लेनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि सुरक्षा कम है तो उसके लिए उन्हें लिखना चाहिए, लेकिन सुरक्षा नकारना ठीक नहीं है। कोई घटना हो जाएगी तो यही कहा जाएगा कि सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा देना सरकार का काम है और हम कहते हैं कि हमारी सरकार ने सुरक्षा दी, चाहे वो कोई बिना भेदभाव का, उनको सुरक्षा लेना चाहिए। उसमें छोटी कमी है तो उनको लिखना चाहिए कि हमें सुरक्षा और बढ़ाई जाए। इस तरीके का सुरक्षा नकारना ठीक नहीं। कुछ घटना होने पर गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद आज गोरक्षपीठ पहुंचे। भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सांसद ने कहा कि भगवान गोरखनाथ की कृपा से मुझे यह सम्मान मिला है। कभी कभी हमको लगा कि शायद इसको एक तबके को ही दिया जाता है। हम चूंकि हिंदी भाषी हैं, हम यूपी से आते हैं, हम लोग नॉर्थ से आते हैं, तो शायद नहीं। हमारा ऐसा कभी कभी ऐसे मन में, इंसान है, मन में ख्याल आता है, तो हम फिर जाते नहीं थे। हमको सब कहते थे कि चलो अवार्ड हो रहा है, चलो। हम बोले नहीं, महादेव की कृपा से, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से जिस दिन नॉमिनेशन होगा हमारा, तभी हम उस मंच पे जाएंगे। हम भी जिद ठानेंगे, तो वो नहीं। और आज ये जब अवार्ड हमको मिला लापता लेडीज के लिए, किरण राव जी को धन्यवाद, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था उनको। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े। मैं उन्हें 4 दिन से मना रहा हूं। अब वो मान जाती हैं तो नामांकन दाखिल करेंगे, वरना सिर्फ प्रचार करके तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करेंगे। एक फैमिलियर हैं, वो हाउसवाइफ हैं,
2 बच्चे की माँ भी हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ हमेशा सोचती है और उनका हमेशा से रहा है अपने बच्चों के परवरिश में उन्होंने थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे, और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है, अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूंगा। एसबीएसपी ने बिहार चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। एनडीए की तरफ से सीटें न मिलने पर एसबीएसपी अकेले मैदान में उतरी है। जिन 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें सुभाषपा बिहार अध्यक्ष का भी नाम है। औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से सुभाषपा बिहार अध्यक्ष उदय नारायण राजभर को टिकट मिला है। औरंगाबाद की गो सीट से गुड्डू राजवंशी और नवीनगर सीट से धर्मेंद्र अजवार को टिकट मिला है। इसके साथ ही एसपीएसपी ने कोरता से रीना देवी पासवान, कसवा से कुंदन कुमार मंडल, बनवनखी से आशा पासवान, पूर्णिया से मीना देवी राजवंशी, कड़वा से प्रदीप कुमार सुमन, बलरामपुर से जगन्नाथ दास समेत सभी लिस्ट यहां पर जारी की गई है। वहीं बिहार चुनाव में बीएसपी ने लिस्ट जारी की है। बीएसपी की पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। उपेंद्र मंडल को मनिहारी, नागेश्वर दास को आयाघाट से टिकट दिया गया है। विनाश कुमार को गरखा, मधुसूदन सिंह को दरौंदा से टिकट दिया गया है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा पहुंचे। गोवर्धन रोड पर मौजूद श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में अक्षत महोत्सव में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर सनातन जोड़ो यात्रा के लिए लोगों को अक्षत देंगे। इसी के तहत सनातन एकता का संदेश लेकर निकलने वाली सनातन एकता पदयात्रा का शंखनाद हो गया है। दिल्ली से 7 नवंबर को शुरू होकर 16 नवंबर को इस पदयात्रा का वृंदावन में समापन होगा। सनातनी एकजुटता के संदेश के लिए यह पैदल यात्रा हो रही है। आवाहन है, हम एक भाव रखते हैं, ब्रजवासी आगे चलें, हम पीछे चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यमुना मैया शुद्ध हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो और ब्रजधाम तीर्थ में बिकने वाली मांस मदिरा की दुकानों के लाइसेंस रद्द करके इन्हें ब्रज क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इस मंगल कामना को लेकर के हम यह पदयात्रा करने जा रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।